Hello everyone, a very warm welcome to our YouTube channel Daily PI. Let us start with today's news. So today's first news is Center releases additional guidelines for health and wellness celebrities, influencers and virtual influencers. So basically this scheme talks about the additional guidelines which center government has released for health and wellness of celebrities, influencers and virtual influencers. इसको जो रिलीज़ करने वाली मिनिस्ट्री है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जो कि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत आता है। और इसके साथ कोलैबोरेट कर रही है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि FPD हैज़ रिलीज्ड एडिशनल गाइडलाइंस फॉर सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स एंड वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। ये जो गाइडलाइंस रिलीज़ की गई हैं, ठीक है, ये जो गाइडलाइंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशंस होंगी ताकि लोगों के लिए जो प्रिवेंशन किया जाएगा, लोगों की गाइडलाइंस को हेल्प करेगा, उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा। जो भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स वगैरह हैं और मतलब उनके लिए जो जैसे कि आप देखते होंगे जो कुछ एडवर्टाइजमेंट जो मिसलीड कर रहे हैं लोगों को, तो उनके लिए बेसिकली है एंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ऑफ 2022। ठीक है, दिस additional guidelines aim to deal with misleading advertisement, unsubstantiated claims and ensure transparency in health and wellness endorsement। यानी कि जो आपका हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स है उनके लिए जो आपकी जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स है उनको बचाना, उनसे डील करना, जो अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम्स वगैरह की गई हैं उनसे लोगों को बचाना, उनसे डील करना और साथ ही साथ हेल्थ और वेलनेस एंडोर्समेंट में एक ट्रांसपेरेंसी लाना। ठीक है, अगला जो इसका पॉइंट है वो कह रहा है अंडर द गाइडलाइंस सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड हेल्थ and fitness experts holding certificates from recognized institutions when sharing information, promoting product or services or making any health related claims। मतलब उनको क्या करना है कि जब भी कुछ कोई ऐसे वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो उनको जो उनको डिस्क्लोज़ करना होगा कि वो सर्टिफाइड हैं या नहीं। मतलब कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर कोई अपनी प्रैक्टिस रिकमेंड कर रहा है, कोई किसी चीज़ को रिकमेंड कर रहा है, तो उसको ये बताना होगा कि ये जो प्रैक्टिस है वो सर्टिफाइड है कि नहीं। ठीक है, जो भी हमारे सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स या वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जब भी वो किसी हेल्थ प्रेजेंट करेंगे खुद को किसी हेल्थ एक्सपर्ट या मेडिकल प्रैक्टिशनर की मदद से, जब भी कोई इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, तो उनको क्या करना होगा ना कि उनको ये उनके लिए मस्ट होगा कि वो क्लियर डिस्क्लेमर्स प्रोवाइड करें। ये इंश्योर करें कि जो ऑडियंस है वो उस एंडोर्समेंट को समझ रही है और इसको किसी भी हाल में उनके जो प्रोडक्ट वगैरह जो भी वो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं उनको किसी भी हाल में एज ए सब्स्टिट्यूट ना लिया जाए। ठीक है, मतलब जैसे मेडिकल एडवाइस के तौर पे एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे ना लिया जाए, या वॉट एवर उनकी जो डायग्नोसिस या कोई ट्रीटमेंट है उसके लिए। ओके, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो कोई डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए, उनके ट्रीटमेंट क्योर के लिए, उनके मेडिकल कंडीशंस की रिकवरी के लिए जो भी वो मेथोडोलॉजीज़ वगैरह बता रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए वो बता रहे हैं, तो उनको डिस्क्लेमर या फिर डिस्क्लोज़र देना कंपलसरी है, ये बात कही गई है। ठीक है, साथ में जो भी उनका जब भी वो डिस्प्ले करेंगे एंडोर्समेंट के टाइम, प्रमोशंस के टाइम, किसी भी इंस्टेंस पे वो जब हेल्थ रिलेटेड जो असर्शंस को प्रमोट करने के लिए वहाँ होंगे, तो उस वक्त भी उनको डिस्क्लोजर या डिस्क्लेमर जो है वो उनको सामने उनको देना ही देना होगा। ये ओवरऑल बात कही जा रही है। कह रहा है जनरल वेलनेस एंड हेल्थ एडवाइसेस लाइक ड्रिंक वाटर एंड स्टे हाइड्रेटेड, exercise regularly and be physically active, reduce sitting and screen time, get enough good sleep, drink turmeric milk for faster recovery, use sunscreen daily to protect from harmful UV rays, oiling of hair for better growth, etc etc। ये जो होंगे वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट नहीं होंगे, ना ही ये किसी स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस को टारगेट करेंगे। ठीक है, इस तरह की जो बातें हैं ना वो इस रेगुलेशन से बाहर की हैं, मतलब इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। साफ साफ तौर पे यहाँ लिखा हुआ है कि आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दीज रेगुलेशंस। ठीक है, इन सब के अलावा ये कहा जा रहा है कि जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं या जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको अपने आप को, अगर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, खुद को, या फिर हेल्थ एक्सपर्ट या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर तौर पे, तो ये उनको बहुत क्लियर तौर पे ये डिस्टिंग्विश करेगा कि ये उनका पर्सनल व्यूज़ है या प्रोफेशनल एडवाइस है।
तो इन सारी चीज़ों से ना उनके जो स्पेसिफिक हेल्थ क्लेम्स होगी वो किसी फैक्ट पर डिपेंड नहीं करेगी उनके, ठीक है। मतलब उनको ये बहुत क्लियर कट बताना होगा कि ये दिस इज़ बेस्ड ऑन माई पर्सनल व्यूज़, दिस इज़ बेस्ड ऑन माई प्रोफेशनल एडवाइस। तो ये सारे फैक्ट्स को हेल्थ जो मेकिंग स्पेसिफिक हेल्थ क्लेम्स विदाउट सब्सटेंशिएटेड फैक्ट्स के तौर पे, ठीक है। फिर इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू एनकरेज ऑडियंसेस टू कंसल्ट विद द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स फॉर सीकिंग प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब भी आप कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह देखते होंगे तो वहाँ पे साफ तौर पे लिखा होता होगा कि इसको बिना मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह से, अब इवन दवाइयों पे भी लिखा होता है कि मतलब आप देखते होंगे उस पर जो नोट्स वगैरह डिस्क्लेमर में कि आप इसको बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के ना लें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने खुद की कॉमन सेंस के आधार पर समझनी होगी और हमें अपना खुद का सेंस डेवलप करना होगा कि किन प्रोडक्ट्स को हमें एडवर्टीजमेंट के बेस पे सिर्फ नहीं यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस और प्रॉपर मेडिकल जो प्रेस्क्रिप्शन है एडवाइस डॉक्टर की लेनी ही लेनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यही था ओवरऑल इस स्कीम में आपकी। आगे कह रहा है स्टेप्स बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन कोल बेस्ड पावर प्लांट। आजकल ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है। आजकल हम अक्सर देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट को जो कम करने की बात की है। तो ये बेसिकली इस जो कुछ आपको स्टेप्स बताए गए हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है ताकि हम कोल पावर प्लांट पे जो हैं उस पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाए। पहला इसमें है रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन यानी कि आरपीओ एंड एनर्जी स्टोरेज ऑब्लिगेशन। ये दोनों ऐसे ऑर्डर्स हैं जिसको मिनिस्ट्री ऑफ पावर लॉन्च करती है, ये इसके द्वारा ये इशू किया जाता है। वेयर इन ट्रेजेक्ट्री फॉर आरपीओ फॉर विंड हाइड्रो परचेज obligations HPO and other RPO as well as ESO target as a percentage of total consumption of electricity has been laid down for the year up to 2029 to 30। यानी कि 2029-30 तक इसका टारगेट ये है कि ये जो टोटल कंजप्शन है इसका उस परसेंटेज को कम किया जाए। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी की भी बात की जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है फॉर एनकरेजिंग RE कैपेसिटी एडिशन, मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज इशूड ऑर्डर फॉर वेवर ऑफ interstate transmission charges on transmission of the electricity generated from solar, wind, green hydrogen, green ammonia and pumped storage plants energy storage sources. So this point is also clear to you. Next ये बोल रहा है कि जो आपका जो 2021 में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रमोशन ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मस्ट एंड पावर प्लांट जो रूल्स निकल के आया था वो मैंडेट करता है कि हमें जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करना होगा but not limited to wind, solar, hybrid, hydropower sources must be considered must run project as per the rule। मतलब इस प्रोजेक्ट को मस्ट रन प्रोजेक्ट के तौर पे लेना होगा इसके रूल्स के मुताबिक, ठीक है। This project shall not be subjected to entitlement or regulation of generation or supply of electricity on account of merit, order dispatch or any other commercial consideration। Next, fourth point है for promoting the use of renewable energy and replacing the costlier thermal hydropower with RE, a revised scheme for flexibility in generation and scheduling of thermal hydropower stations through bundling with renewable energy and storage power। So basically ये ओवरऑल आपको renewable एनर्जी को प्रमोट करने की बात की जा रही है, ठीक है। अब जो आपका फिफ्थ है वो कह रहा है कि गाइडलाइंस फॉर प्रोक्यूरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। It means to facilitate procurement of BESS, okay, for generation, transmission and distribution assets along with ancillary services, okay। Next point is renewable generation obligations as per revised tariff policy 2016। इसमें भी आपका जो renewable जनरेशन है उसको लागू करने की बात की जाए 2016 की एक पॉलिसी है, ओके। इस पॉइंट को आप ज़रा ध्यान से समझिए क्योंकि इस रिजोल्यूशन के तहत ये बात की गई है कि ये मैंडेट करता है कि कोई भी जो आपका जो जनरेटिंग कंपनी है उससे जिसने कोल लिग्नाइट बेस्ड थर्मल जनरेटिंग स्टेशन को डेवलप किया हुआ है, ठीक है, एक्सेप्ट कैप्टिव वन फुलफिलिंग रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर रहे हैं उसको छोड़ करके, एंड हैविंग द जिसके पास कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट COD है इस प्रोजेक्ट का, ठीक है, जिसने भी 1 अप्रैल 2023 के बाद से भी इसको ज्वाइन किया है, शैल बी रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटिंग कैपेसिटी इन मेगावाट। मतलब उनको रिन्यूएबल जनरल जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको मिनिमम 40% इसकी कैपेसिटी का जो भी आपका कोल लिग्नाइट बेस्ड थर्मल जनरेटिंग स्टेशंस हैं, ठीक है, उनको इतनी मतलब इस सच उनको मतलब बेसिकली जो 40% यहाँ पे दिया गया है ये डेटा, ये उनकी कैपेसिटी की बात की गई है
कि उनको प्रोक्यूर और सप्लाई करना है रिन्यूएबल एनर्जी इक्विवेलेंट टू सच कैपेसिटी। ठीक है, बेसिकली ये बात की गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर्स, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर की बात की गई है यहाँ पे कि स्मूथ इंटीग्रेशन के लिए जहाँ पे आप आर वगैरह की ग्रोइंग कैपेसिटी को हम ग्रो कर सकें इनटू द ग्रिड विद आर फॉरकास्टिंग एंड शेड्यूलिंग टूल्स। 11 नंबर ऑफ REMCs एंड 1 एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर हैज़ बीन कमीशन, मतलब इसको कमीशन किया गया एक एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर को, जो संख्या में आपके 11 हैं। नेक्स्ट कह रहा है टू एनकरेजिंग द सेटिंग ऑफ ऑफ शोर विंड प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू बिड आउट ऑफ शोर विंड एनर्जी ब्लॉक्स इक्विवेलेंट टू अ प्रोजेक्ट कैपेसिटी ऑफ 4.0 गीगावाट पर ईयर for a period of 3 years. Okay, so starting with the financial 2022 to 2023 for development of the coast, here it is, of Tamil Nadu and Gujarat for sale of power through open access captive bilateral third party sale merchant sale. Okay, परमिटिंग फॉरेन, यहाँ पे कह रहा है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको 100% तक ऑटोमेटिक जो रूट है वहाँ पे, मतलब FDI को 100% तक करने की बात की गई है। उसके बाद कह रहा है सेटिंग अप ऑफ अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स, ताकि लोग जो हैं अपने RE वगैरह को डेवलप करें, उनको इंस्टॉल करें प्रोजेक्ट को एक बड़े स्केल पे। इस कुछ स्कीम्स जैसे कि आपका प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये क्या कर रहा है बेसिकली सोलर रूफटॉप फेज को ये एनकरेज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट लेइंग ऑफ न्यू ट्रांसमिशन लाइन्स एंड क्रिएटिंग न्यू स्टेशन कैपेसिटी अंडर द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम। ओके, दिस इज वेरी क्लियर। सो नेक्स्ट इज सेइंग notification of standard for deployment of solar photovoltaic system or devices, setting up of project development cell to attract and facilitate investment so that more investors come and they invest. Next, notification of promoting renewable energy through green energy open access rules 2022 का ये रूल है। ठीक है, ये सारी स्कीम्स को आपको याद रखना है, आपके मेंस पासपोर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी और एग्जाम्स के लिए भी। लॉन्च ऑफ ग्रीन टर्म अहेड मार्केट GTAM, green term ahead market to facilitate sale of renewable energy power through exchanges. Okay, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, काफ़ी न्यूज़ में था। जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ है इन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूज़ को प्रमोट किया जाए। बेसिकली जो फेम इंडिया स्कीम है, यानी कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये आपका बेसिकली 2015 में आया था और अभी जो फेम का फ़ेज़ 2 चल रहा है, ठीक है, फेम इंडिया का फ़ेज़ 2 चल रहा है और ये अभी 5 सालों के लिए इम्प्लीमेंट की गई है विथ विच विल स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। सो बेसिकली ये जो है आपको 2015 में लॉन्च हुआ था, फिर 2019 तक के लिए फ़ेज़ 2। उसके बाद फेम 2 जो है वो फोकस किस पे करेगा, ऑन सपोर्टिंग इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पब्लिक एंड शेयर ट्रांसपोर्टेशन थ्रू सब्सिडीज़ टू 7,090 E-buses, 5 lakh E3 wheelers, 55,000 E4 wheeler passenger cars and 10 lakh E2 wheelers। नेक्स्ट कह रहा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम जो है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल, यानी कि ACC in the country in order to bring down price of battery in the country. Drop in battery price will result in cost reduction of electric vehicles. Okay, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बेसिकली प्रमोट किया जा रहा है और साथ में ये कहा जा रहा है कि जो ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स हैं उनके लिए वो जो है आपका PLI के अंडर कवर किए जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज़ टेकन फॉलोइंग इनिशिएटिव्स टू प्रमोट यूज़ ऑफ, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट का इनिशिएटिव लिए। सबसे पहला बैटरी ऑपरेटेड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इसमें आपको क्या किया जाएगा, इसको ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा एंड एग्जेम्पशंस दिया जाएगा, मतलब परमिट वगैरह के लिए एग्जेम्पशंस दिया जाएगा, मतलब दे डू नॉट नीड टू हैव परमिट फॉर सर्टेन थिंग्स। नेक्स्ट है बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, ये क्या करेगा, ये भी एग्जेम्पशंस प्रोवाइड करेगा फॉर द पेमेंट ऑफ फीस फॉर द पर्पज ऑफ इशू और रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क। थर्ड वन इज ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट इज इशूड फॉर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स विदाउट पेमेंट ऑफ परमिट फीस, मतलब जो बैटरी व्हीकल्स होंगे उनको ये सारे जो पर्क्स वगैरह मिल रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ आगे बढ़ें। अगली जो न्यूज़ है वो है ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस नेटवर्क, जो आपका इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन IC, ओके,
IC scheme of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise यानी कि MSME has added a new component framework for international market and intelligence dissemination. IMIT इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इंटरनेशनल मार्केट इंटेलिजेंस डिसेसिमिनेशन. इस IMIT एक कंपोनेंट है आपका नेशनल रिसोर्स डेटाबेस सिस्टम का, यानी कि ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम फॉर MSMEs इज प्रोविजन. The system is to act as a central knowledge repository of export-related data on foreign market, provide simplified information on trade statistics, market access issues, export potential indicators, and information on tenders and procurement globally. At present, Ministry of MSME is in consultation with India Exim Bank. ओके, अभी इंडियन एक्सिम बैंक से कोलैबोरेट कर रही, कंसल्टेशन कर रही है टू कोलैबोरेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन पोर्टल, एक ऑनलाइन पोर्टल को डेवलप करने के लिए, ताकि ये इन फ्यूचर जो IMID के जो फीचर्स हैं ना उनको इनकॉर्पोरेट कर सके और ताकि जो IC स्कीम का एक कंपोनेंट बने. नेक्स्ट न्यूज़ है डेवलपमेंट ऑफ इको पार्क्स इन द कंट्री. इसको जानने से पहले हमें जानना होगा इको पार्क्स क्या होते हैं. तो इको पार्क्स जो होते हैं ना, ये कंट्री में एनकरेज करते हैं कंट्री में कि नेचर के साथ हम एक पीस एस्टैब्लिश करें, सोसाइटी हो जहाँ पे नेचर का ज़्यादा जो है वो मतलब नेचर पे ज़्यादा इन्फोर्स करें, ठीक है, और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हो इस ऐसे हारमोनी के साथ, मतलब नेचर सोसाइटी में, फॉरेस्ट में, वाइल्ड लाइफ में एक हारमोनी एस्टैब्लिश करना, इसी को हम इको पार्क कहते हैं. ठीक है. इको रिस्टोरेशन एक्टिविटीज़ हैव बीन टेकन अप क्रॉस सेक्टरली अंडर वेरियस प्रोग्राम्स या ऑफ फंडिंग सोर्सेज ऑफ अदर मिनिस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल्सो थ्रू स्टेट प्लान बजट. स्टेट प्लान बजट के तहत भी और जो अन्य मिनिस्ट्रीज़ हैं और ये भी उसके प्रोग्राम्स के लिए फंडिंग वगैरह कर रही हैं. नेक्स्ट, through the Ministry of Environment, Forest and Climate Change doesn't have any specific program for developing eco park. It has taken various initiatives through programs and schemes that encourages eco restoration of degraded areas, namely जो एरियाज़ बहुत डिग्रेड हो चुके हैं, जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन वगैरह चलता है, वहाँ पे बेसिकली जो है फॉरेस्ट को प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स वगैरह लेके चल रही है. जैसे कि अब इसके पहले वाली क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, जैसे कि आपका हो गया नगर वन योजना, स्कूल नर्सरी योजना, नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, तो ये सब कुछ प्रोग्राम्स थी. इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ और भी स्टेप्स लिए गए हैं ताकि वो इको रिस्टोरेशन को बचाने के लिए और फॉरेस्ट एरियाज़ को कंट्री में डेवलप करने के लिए. सबसे पहला है आपका फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. ठीक है, मतलब जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1997 का या फिर आप कह लीजिए 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह था, तो ये सब इनके तहत कुछ लॉज वगैरह हैं जो स्टेट यूटिलिटीज़ पे इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है. उसके बाद है नगर वन योजना. ये भी क्या करती है कि नगर वाटिका या नगर वन को एस्टैब्लिश करना सिटी में, बेसिकली जहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है. नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके. एंड ट्रस्टेड इंडियन काउंसिल फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यानी कि ICFRE देहरादून टू प्रिपेयर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ताकि ये जो इंडियन रिवर्स हैं जैसे कि आपका झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी, बीस, सतलज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, जैसे कुछ जो रिवर्स हैं इनमें भी फॉरेस्ट इंटरवेंशंस को प्रमोट किया जाए. ठीक है, रिजुविनेट किया जाए बेसिकली. दीज DPRS इंक्लूड रिजुविनेशन मेजर्स विच इंटर आलिया इंक्लूड्स इको पार्क डेवलपमेंट, एवेन्यू प्लांटेशंस, रिवर साइड प्लांटेशंस, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मॉडल एक्सेट्रा एज पर साइट कंडीशन. मतलब इन सारी चीज़ों को प्रमोट करने की बात की गई है. GIM है आपका नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, अंडर विच इन एडिशन टू अदर सब मिशंस देयर इज ए स्पेसिफिक सब मिशन फॉर एनहेंसिंग ट्री कवर इन अर्बन एंड पेरी अर्बन एरियाज़ में. ओके. अर्बन फॉरेस्ट्री क्या है इसके बारे में, मतलब अर्बन फॉरेस्ट्री बेसिकली फॉरेस्ट को अर्बन एरियाज़ में ग्रो करना. And basically saying that urban forestry is a permissible activity under the provisions of Compensatory Fund Act 2016. ठीक है, and the rules made there under. नेक्स्ट है आपका अमृत का फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट सेक्शन में बिना देखे. इट इज़ अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. आप तक तो याद भी हो गया होगा. ठीक है, अपने किसी भी डाउट को, अगर आपको किसी टॉपिक्स की अच्छे से समझ नहीं लगी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं ताकि उसको फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूँगी.
ये कह रहा है कि जो अमृत है इसको लॉन्च इम्प्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसका जो फोकस है ताकि वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके उन सिटीज़ में और या टाउन्स में जहाँ पे ग्रीन स्पेसेस या पार्क्स को डेवलप करने का प्रोविज़न है। नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिस्ट्री ऑफ कोल कन्वर्ट सुटेबल माइन एरियाज आफ्टर एग्जॉक्शन ऑफ रिजर्व इनटू इको पार्क साइट फॉर वाटर स्पोर्ट्स अंडरग्राउंड माइन टूरिज्म wolf town adventure birds etc. These sites have been good potential for recreation, revenue generation and employment for local people. जाहिर सी बात अगर इतनी चीज़ें होंगी तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का और लोकल पीपल के जो रिक्रिएशन वगैरह के लिए भी अच्छा होगा। अगली न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका माइनॉरिटी अफेयर्स है, ये बेसिकली ये स्पेसिफाई कर रही है इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए, जैसे कि सीखो और कमाओ हो गया आपका पहला, उस्ताद हो गया, ओके, देन आपका नई मंजिल। ये कुछ आपके स्पेसिफिक स्कीम्स है जो आपके बेसिकली दैट इज़ फॉर स्किल डेवलपमेंट। दे आर इम्प्लीमेंटेड फॉर 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इन विच मिनिमम 30% सीट्स वर ईयर मार्क्ड फॉर फीमेल ट्रेनीज, जिसमें कि इन स्कीम्स के थ्रू 30% जो आपकी सीट्स हैं ना वो फीमेल ट्रेनीज़ को दी जाएगी। बिसाइड्स दीज स्कीम नेमली नई रोशनी भी एक स्कीम है जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि जो माइनॉरिटी वुमेन हैं उनके लीडरशिप को डेवलप किया जाए, उनको एम्पावर किया जाए, उनको डिफरेंट ट्रेनिंग दे करके। ये सारे जो अबव मेंशन्ड स्कीम्स हैं ना ये आपके बेसिकली एक इंटीग्रेटेड स्कीम में कन्वर्ट हो गई हैं जिसका नाम हो गया है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, पीएम विकास स्कीम। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, स्किलिंग एंड ट्रेनिंग दैट इज़ फॉर 33% सीट्स जो हैं वो माइनॉरिटी वुमेन के लिए हैं। लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये 100% माइनॉरिटी वुमेन के लिए है। एजुकेशन 50% सीट्स फॉर माइनॉरिटी वुमेन हैज़ बिन रिजर्व। ठीक है, आपको स्कीम याद रखना है। प्रधानमंत्री विरासत का जो संवर्धन स्कीम के तहत कौन कौन सी स्कीम्स आ रही हैं, सब स्कीम्स इसकी हैं। सीखो और कमाओ फर्स्ट वन इज, देन उस्ताद, नई मंजिल, नई रोशनी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ये 7th नंबर की न्यूज़ है, गलती से यहाँ पे 5 लिख दिया गया है। और ये न्यूज़ है स्टेटस ऑफ मैंग्रोव प्लांटेशंस बेसिकली, जिसको जो इम्प्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। ये एक प्रोजेक्ट लेके आया जिसका नाम है वेटलैंड मैनेजमेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट प्रोटेक्शन। इसमें क्या है बेसिकली इंडिया में जो 4 रामसर साइट्स इन इंडिया को ये इनके लिए स्पेशली बात की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत जो आपका क्लाइमेट रिस्क जो असेसमेंट है ये 4 साइट्स पे स्टडीज़ कंडक्ट करेगा, जिसका चारों साइट्स कौन कौन सी हैं। पहला है आपका पोंगजैंग लेक या रेनकॉ लेक इन हिमाचल प्रदेश, भीतकर्णिका मैंग्रोव्स इन उड़ीसा एंड पॉइंट कैलेमियर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इन तमिलनाडु। ये चारों आपकी साइट्स जहाँ पे स्टडीज़ कंडक्ट की जाएंगी। और ये जो प्रोजेक्ट होगा ये क्या करेगा कि साइट लेवल पे क्लाइमेट असेसमेंट के लिए आपके कुछ असेसमेंट मेथोडोलॉजी को डेवलप करेगा। ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि कैसे क्लाइमेट रिस्क इंटीग्रेट करके वेटर मैनेजमेंट के साथ साइट लेवल पे एक टुवर्ड्स मतलब क्लाइमेट कैप्चरिंग के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। जो इनका को बेनिफिट्स क्या हो सकता है कि मतलब आप रामसर कन्वेंशन और जो रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड्स हैं उनको उनका वाइजली उनको यूज़ अप्रोच को अपनाते हुए आप उनकी डिग्निटी को, आप उनके उस एरिया को कैसे मेंटेन अच्छा कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज क्या कर रहा है कि यहाँ जो कोस्टल स्टेट्स हैं या इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा बेसिकली, ताकि जो आपका मैंग्रोव जो आप भी आपके कोस्टल इकोसिस्टम का मैनेजमेंट या कंजर्वेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए, ताकि मैंग्रोव की प्लांटेशन को अच्छा किया जा सके, शेल्टर बेड प्लांटेशन किया जा सके, कोरल ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके और वहाँ के जो कोस्टल कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को अपनाते हुए वहाँ की लाइवलीहुड सिक्योरिटी को एनहेंस करना बेसिकली। मैनेजमेंट एक्शन प्लान ये क्या कह रहा है कि ये जो है मैंग्रोव्स जो हैं उनके कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए बेसिकली ये इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, विच कंसिस्ट ऑफ 9 कोस्टल स्टेट्स कवरिंग 30 आइडेंटिफाइड मैंग्रोव साइट्स को कवर कर रहा है। नेक्स्ट है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सोल एंड हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, जिसको मिस्टी के नाम से भी जानते हैं। मिस्टी अभी हमारा न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, कुछ महीने पहले की ही ये न्यूज़ है। तो मिस्टी का एम बेसिकली क्या है कि जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है उसको रिवाइव और प्रोटेक्ट करना, ताकि जो इंडियन कोस्ट है वहाँ की जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है कोस्टल कम्युनिटीज़ की उसको एनहेंस किया जा सके। ये जो प्रोग्राम होगा ये आपके बेस्ड होगा किस पे, ऑन कन्वर्जेंस ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वेरियस ऑनगोइंग एंड प्रपोज स्कीम्स
एट सेंट्रल एज वेल एज फॉर स्टेट लेवल विथ एन ऑब्जेक्टिव टू, इसका भी सेम ऑब्जेक्टिव ही है कि जो भी आपका जो आपके मैंग्रोव एरियाज़ हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करे ताकि मैंग्रोव एरियाज़ को रिस्टोर किया जा सके और उनको डेवलप किया जा सके। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थोड़ी सी लंबी हो गई ये वीडियो। अगर आपको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप @PIB Daily 1 to 3 पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ठीक है, ओके, सो थैंक यू एंड जय हिंद।